ओके, तो इस वीडियो में हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे जावा 8 के बारे में। तो जावा 8 काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वर्ज़न था जावा में, जो कि काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था जावा में। तो इससे रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, तो उनको एक बार हम गो थ्रू करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को फिर हम एक-एक करके बाद में अच्छे से इन डिटेल में देख लेंगे। तो अभी एक बस हम फास्ट रिवीजन करेंगे। इन डेप्थ में किसी भी टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा 8 में जो की फीचर्स थे वो कौन-कौन से थे? तो जावा में तो वैसे बहुत सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस जो जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, जिनको हम अभी तक यूज़ करते हैं और उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है हमारे डे टू डे प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहला है हमारा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बेसिकली एक एरो साइन होता है हमारा, जो कि हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्या है, तो इसको भी हम लोग एक बार डिटेल में देख लेंगे, इसके पूरे डेफिनेशन को देख लेंगे और कुछ सैंपल एग्जांपल्स भी देख लेंगे। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो फीचर है वो है लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। दूसरा है फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेसेस जैसे प्रेडिकेट, फंक्शन, कंज्यूमर। फंक्शनल इंटरफेसेस क्या हैं, इसको भी अच्छे से हम लोग अभी देखेंगे। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट की फीचर था वो था स्ट्रीम एपीएस। स्ट्रीम एपीएस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जावा में। तो स्ट्रीम एपीएस को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कलेक्शन के अंदर जो डेटा होता है। मान लो एक कलेक्शन है हमारा लिस्ट का या फिर सेट का या फिर जो मैप है, तो इनके अंदर हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं। अब इन सभी डेटा को अगर हमें बहुत सारा इनके अंदर प्रोसेसिंग करना है, बहुत सारा इसके अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करना है, फ़िल्टर लगाना है, तो वो हम यूजुअली स्ट्रीम एपीएस के थ्रू करते हैं, क्योंकि इससे ओवरऑल जो डेटा का फ्लो है, वो काफ़ी बढ़िया होता है। दूसरा, प्रोसेसिंग एक तो करना आसान होता है। तीसरा, जो कोड है वो बहुत ज़्यादा रीडेबल होता है, तो इस कारण से भी स्ट्रीम एपीआई बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फ़ास्ट है, एफिशिएंट है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया गया है, तो कोई परफॉर्मेंस इश्यू नहीं देखने को मिलता है। हमारा जो परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है स्ट्रीम एपीआई के कारण। फोर्थ, जो इम्पोर्टेंट की फीचर है हमारा, वो है डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड, जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंटरफ़ेसेस के अंदर। इससे पहले हम लोग जावा 8 से पहले हम डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड बेसिकली इंटरफ़ेसेस के अंदर नहीं था, तो हम अ, नहीं था तो ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर पाएँगे। पर जावा 8 के बाद डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इंटरफ़ेसेस में, जिस कारण से जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। फिर हमारा जो फिफ्थ काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ीचर है, वो है ऑप्शनल क्लासेस। तो ऑप्शनल क्लासेस एक बहुत ज़्यादा अ, पेनफुल जो डेवलपमेंट का पार्ट होता है, वो है नल पॉइंट एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि बहुत बार होता है कि जब हम किसी भी कलेक्शन को यूज़ करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिस्ट है इंटीजर्स का, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सिर्फ़ उसके अंदर इंटीजर्स ही हो। पर होता क्या था कि कभी-कभार हमको उसके अंदर नल वैल्यूज़ उससे निकलते थे। अब उस नल वैल्यू के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू और हमें कुछ ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना था, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मल्टिप्लिकेशन, डिवीज़न करना है। तो किसी नल वैल्यू को हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, तो उस कारण से हमें एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलता था। तो उसको हैंडल करने के लिए ऑप्शनल ऑप्शनल क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर जो हमारा सबसे अ, एक ये जो लास्ट की फीचर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यू डेट और टाइम एपीआई को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका भी अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब हम देखेंगे कि जो हमारा न्यू
डेट और टाइम एपीआई किस तरीके से इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स किया गया था, तो उससे हमको समझ में आएगा कि क्या बेनिफिट था एक्चुअली और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सो अगेन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जावा 8 में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट की फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सबसे पहला है हमारा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, दूसरा है हमारा फंक्शनल इंटरफेसेस, तीसरा है हमारा स्ट्रीम एपीआईज़, फोर्थ है हमारा डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स इंटरफेसेस के अंदर, फिफ्थ है हमारा ऑप्शनल क्लासेस और सिक्स्थ है हमारा न्यू डेट एंड टाइम एपीआई। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ अ फंक्शनल इंटरफेस इन जावा 8? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा 8 के अंदर जो फंक्शनल इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये फंक्शनल इंटरफेसेस होते क्या हैं? कैन यू गिव एन एग्ज़ाम्पल? और दूसरा है कि क्या आप किसी एग्ज़ाम्पल से समझा सकते हो कि फंक्शनल इंटरफेसेस होते क्या हैं? तो आंसर दिया हुआ है कि फंक्शनल इंटरफेसेस एंड एग्ज़ाम्पल एन इंटरफेस with only one abstract method and with an annotation functional interface। तो बोला जा रहा है कि फंक्शनल इंटरफेस कोई मतलब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये सिंपल एक इंटरफेस ही है, ठीक? सिंपल इंटरफेस है, बस खास बात क्या है कि इसके अंदर सिर्फ़ एक ही मेथड होता है, ठीक? यहाँ पे जो ये प्रिंट मेथड है, अगर यहाँ पे हम दूसरा मेथड अगर डालने का कोशिश करेंगे वॉइड रन, तो हमको कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेसेस को का जो एनोटेशन है वो लगाए हुए हैं। तो इस कारण से कंपाइलर बोलेगा कि फंक्शनल इंटरफेस है तो सिर्फ़ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। अब फंक्शनल इंटरफेस में सिर्फ़ एक ही मेथड है तो इसका एडवांटेज क्या है? तो इसको भी जब हम डिटेल में देखेंगे फंक्शनल इंटरफेस के बारे में तो हमें समझ में आएगा कि इसका एडवांटेज क्या मिलता है हमें जो फंक्शनल टाइप का जो प्रोग्रामिंग होता है उसके अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेसेस? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा 8 में जो डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका पर्पस क्या है? तो आंसर दिया हुआ है कि पर्पस ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेसेस, डिफ़ॉल्ट मेथड्स प्रोवाइड्स अ कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन इनसाइड इंटरफेसेस। तो आंसर में बताया जा रहा है कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इंटरफेसेस के अंदर में, जावा 8 के अंदर ही जो हमारा इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था जावा 8 के अंदर। डिफ़ॉल्ट मेथड को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि जो हमारा इंटरफेसेस हैं, इनके अंदर जो भी हम मेथड्स लिखते हैं, उनके अंदर हम कुछ कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन डाल सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो ये मेथड है शो, सिंस ये इंटरफ़ेस है गौर से हम देखें तो, ये इंटरफ़ेस का जिसका नाम है माय इंटरफ़ेस, इसके अंदर एक हम मेथड डिफ़ाइन किए हैं शो और इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी है। तो ये चीज़ पहले पॉसिबल नहीं था इंटरफ़ेसेस के अंदर। अगर हम इंटरफ़ेसेस के अंदर किसी भी मेथड को डिफ़ाइन करते थे, तो उसके अंदर ये किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए था, नहीं तो हमें एक एरर देखने को मिलता। पर हम यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं। प्रिंट की जगह हम एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिज़नेस लॉजिक भी लिख सकते हैं। पर ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये इस मेथड के आगे ये जो हम कीवर्ड लगाए हुए हैं डिफ़ॉल्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कारण से हम डिफ़ॉल्ट इस कारण से हम एक इंटरफ़ेस के अंदर जो भी मेथड है उसके अंदर एक कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन डाल पा रहे हैं। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड है, इसका पर्पस क्या है? तो डिफ़ॉल्ट का तो हमने देख लिया कि हमें एक कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। दूसरा है स्टैटिक मेथड, तो स्टैटिक मेथड के लिए बोल रहा है कि ये एक यूटिलिटी मेथड्स होता है इंटरफ़ेसेस के अंदर। मतलब कि ये जो भी मेथड्स के आगे अगर हम स्टैटिक डाल देते हैं, तो ऐसे में दूसरा कि
ये फिर जो मेथड है ये इंटरफ़ेस को बिलॉन्ग करता है, तो हम डायरेक्ट इस इंटरफ़ेस के नाम को यूज़ करके जो भी हमें वैल्यूज़ वगैरह हम इसके अंदर पास करेंगे और ये हमें जो भी उस पैरामीटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ऑपरेशन होगा, वो परफ़ॉर्म करके हमें आउटपुट वो दे देगा। तो इसको बेसिकली हम यूजुअली स्टैटिक मतलब यूटिलिटी के ही लिए यूज़ करते हैं। बट एज़ फार एज़ आई हैव सीन काफ़ी कम देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ जगह देखने को मिलता है हमें स्टैटिक मेथड्स, पर उस जगह का लॉजिक काफ़ी ये भी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है देखना, क्योंकि यूजुअली इसको अवॉइड किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस इन जावा 8 विथ एन एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा 8 के अंदर जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल के साथ। तो हम आंसर देख लेते हैं। लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस एंड एग्जांपल। लैम्ब्डा expressions are anonymous functions which help us to reduce boilerplate code। तो बोला जा रहा है कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बेसिकली एक शॉर्ट हैंड की तरह है, जो हम लंबा चौड़ा मेथड का जो डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत तरीके का सिंबल्स और सिंटेक्स यूज़ करके जो हम यूजुअली जो कन्वेंशनल तरीका है हमारा मेथड्स को डिफाइन करने का, उसके जगह अ, उसका बस ये रिप्लेसमेंट है, ये जो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन है। और ये काफ़ी इसका जो इसको डिफाइन करने का तरीका है, वो बहुत छोटा होता है, ये देखो इधर। और फिर इसको यूज़ करना भी काफ़ी ईज़ी होता है। इसको हम एज़ अ नॉर्मल जो मेथड हम यूज़ करते हैं, उसके जैसा हम यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ पे। इसके बारे में भी हम इन डिटेल देख लेंगे। अभी हमको भी ध्यान में नहीं है कि एक्चुअली इसको क्लासेस का भी ज़रूरत पड़ता है कि नहीं लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस को अ, डिफाइन करने के लिए। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि इसका कोई क्लास होता नहीं है वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर मेथड रेफरेंसेस इन जावा 8 एंड हाउ डू दे वर्क? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जावा 8 के अंदर जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था मेथड रेफरेंसेस का, ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं, ठीक? तो इधर हम देखते हैं, मेथड रेफरेंसेस, शॉर्टर वे टू रेफर अ मेथड। तो बोला जा रहा है कि मेथड रेफरेंस कुछ नहीं बल्कि एक शॉर्टकट तरीका है किसी भी मेथड को रेफर करने का, ठीक? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मेथड यहाँ पे बना रहे हैं, ये जो हमारा क्लास है प्रिंटर, ठीक? इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है प्रिंट। अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे? तो यूजुअली नॉर्मल तरीका होता है कि ये जो मेथड है, ये जो क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएँगे। सिंस ये स्टैटिक मेथड है, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक? तो ये जो क्लास है, इसके नाम को लेंगे और डायरेक्ट डॉट हम कॉल करेंगे इस मेथड को, प्रिंट मेथड को। तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, पर हम मेथड रेफरेंस के थ्रू कैसे करते हैं? तो एक एग्ज़ाम्पल है हमारा, यहाँ पे एक दूसरा क्लास है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बस मेथड रेफरेंस एग्ज़ाम्पल। इसके अंदर एक मेथड है हमारा, जो कि मेन मेथड ही बेसिकली कॉल करता है। इसको इसी मेथड को बेसिकली जेवीएम कॉल करता है। तो इसके अंदर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं क्या, कि ये जो प्रिंटर है, बोला जा रहा है कि ये जो प्रिंटर क्लास है, इसके अंदर जो ये प्रिंट मेथड है, इसको कॉल करो, ठीक? और यहाँ पे कंज़्यूमर, ये सिंटैक्स थोड़ा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम देख लेंगे। फिर यहाँ पे बेसिकली हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन ही जैसा कुछ डिफ़ाइन किए हैं और फिर जैसे इस मेथड को हम कुछ भी वैल्यू देंगे, तो ओवरऑल बेसिकली ये मेथड हमारा ट्रिगर हो जाएगा और हमको अपने कंसोल पर हेलो मेथड रेफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ द ऑप्शनल क्लास इन जावा 8? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा 8 के अंदर जो ऑप्शनल क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये क्या है? एंड हाउ इज़ इट यूज्ड? और ये जो ऑप्शनल क्लासेस हैं, इनको हम यूज़ कैसे करते हैं? तो आंसर दिया हुआ है कि ऑप्शनल क्लासेस एंड यूसेज अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो बोला जा रहा है कि ऑप्शनल क्लासेस का जो मेन पर्पस है, वो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन
को बचाने के लिए कि हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना देखने को मिले। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली हम ऑप्शनल क्लासेस को यूज़ करते हैं। तो एक इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है अगर इसको हम गौर से देखें तो एक तो ये जो मेथड है, जिसके अंदर ये सारा लॉजिक लिखा हुआ है वो एक स्टैटिक वॉइड मेन है, ठीक? तो ये हमारा मेन मेथड है। दूसरा यहाँ पे हम अगर गौर से देखें तो ये हमारा जो ऑप्शनल ऑब्जेक्ट है इसको डिफ़ाइन कर रहा है। इसको डिफ़ाइन कैसे हम कर रहे हैं? तो ये जो हमारा अ, वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है ऑप्शनल, इसका क्लास हमने दिया है ऑप्शनल, ठीक? और ये किस टाइप का ऑप्शनल है? तो स्ट्रिंग, इसके अंदर हम स्ट्रिंग को स्टोर करके रख सकते हैं और फ़िलहाल हम इसको असाइन कर रहे हैं, ठीक? इस ऑब्जेक्ट को, जिसको अभी हम क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि ये तरीका होता है बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक नल वैल्यू को डालने का। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि ऑप्शनल ऑफ नलेबल नल, कि इसके अंदर एक नल वैल्यू को डाल दो अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक? तो हमने यहाँ पे ओवरऑल एक नल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है, जो कि अभी खाली है। अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम ये जो ऑप्शनल ऑब्जेक्ट है, इसको हम प्रिंट करने का कोशिश कर रहे हैं। सिंस इसके अंदर कुछ नहीं है, तो हमको एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखने को मिलता कि कंपाइलर बोलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पे ये जो यूसेज है इसका, क्योंकि हम दोनों देख रहे हैं कि नल पॉइंटर को हम क्या है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ इसका यही है कि बहुत सारा ऑप्शन जो हमारा ये जो क्लास है ऑप्शनल, इसके अंदर हमें बहुत तरीके का मेथड्स देखने को मिलता है, जो कि हमें जो भी नल वैल्यूज़ हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैंडल करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कंपाइलर को कि ऑप्शनल के अंदर जो है वो प्रिंट कर दो, ठीक? अगर ये स्ट्रिंग होता और इसके अंदर हम एक वैल्यू डाल देते राहुल, तो यहाँ पे राहुल हमको मिलता। पर यहाँ पे अभी एक नल वैल्यू है, तो वैल्यू के कारण हमें एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो मेथड है और एल्स, ये क्या काम करेगा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आने देगा। इन केस अगर नल है, तो उस केस में ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने डाला है, तो ये इसको प्रिंट कर देगा। तो ये यही एक मतलब ये तरीका हुआ कि ऑप्शनल क्लास को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शनल क्लास के ऊपर हम एक इन डिटेल वीडियो देख लेंगे और उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे कि क्या है, नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि हाउ डज़ द स्ट्रीम एपीआई वर्क्स इन जावा? तो जावा 8 के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था स्ट्रीम एपीआई का, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक? और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो अगर हम नीचे देखें, तो स्ट्रीम एपीआई एंड एडवांटेजेस, फंक्शनल स्टाइल ऑपरेशंस ऑन कलेक्शंस। तो बोला जा रहा है कि स्ट्रीम एपीआई को इंट्रोड्यूस करने से हुआ क्या कि जो भी हमारा कलेक्शंस होता था, कलेक्शंस जैसे कि हमारा अरे लिस्ट हो गया, सेट हो गया, मैप हो गया, तो ये सब कलेक्शंस है। कलेक्शंस में क्या होता है कि हम बहुत तरीके का डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक? तो वो जो डेटा है, उसके अंदर अगर हमें बहुत तरीके का ऑपरेशन करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक हमारे पास लिस्ट है यूज़र्स का, ठीक? अरे लिस्ट है जिसके अंदर हम यूज़र्स को रख रहे हैं। अब हमको उसमें से बहुत सारे यूज़र हैं जिसको फ़िल्टर आउट करना है उसके ऐज के अकॉर्डिंग। फिर जो रिमेनिंग यूज़र बच जाते हैं, उनको उनका जो सैलरी है वो बढ़ाना है। तो इसको हम बहुत ही क्लीन वे में कर पाते हैं फंक्शनल एपीआई के कारण, क्योंकि ये हमको एक ये जो स्ट्रीम एपीआईज़ के कारण, क्योंकि ये हमको एक फंक्शनल स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है, ठीक? हम लोग फंक्शंस को डायरेक्ट कर के अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं। दूसरा जो इसका मेन एडवांटेजेस है, वो है एक तो परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा हमारा इम्प्रूव हो जाता है। दूसरा लेज़ी इवोल्यूशन, कि इन केस अगर जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर लास्ट में अगर उसको हम कॉल कर रहे हैं एक ऐसे मेथड को जहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है,
तो ही हमारा जो स्ट्रीम एपीआई है, वो इन्वोक होता है, एल्स वो ऐसे ही लेज़ीली पड़ा हुआ रहता है, कोई भी मतलब अननेसेसरी वो प्रोसेसिंग नहीं करता है। फिर जो हमारा स्ट्रीम एपीआईज़ है, इसमें हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, बहुत सारे हमें इस तरीके के मेथड्स मिलते हैं इसके अंदर एपीआईज़ मिलते हैं, जो कि हमें हमारे ऑपरेशन को पैरेलली सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक? बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनके अंदर हमें एक डेटा एक टर्म होता है कि डेटा को अगर हम स्प्लिट भी कर दें और उसको पैरेलल थ्रेड्स को दे दें, तो जो हमारे पास ऑपरेशन करके हमारे पास जो आउटपुट बचेगा, तो वो कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा, ठीक? वैसा तो अगेन स्ट्रीम एपीआईज़ क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो स्ट्रीम एपीआईज़ बेसिकली हमें एक फंक्शनल तरीका देते हैं कलेक्शंस के ऊपर ऑपरेशंस करने का, ठीक? दूसरा इसका एडवांटेजेस है कि स्ट्रीम एपीआई ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, कलेक्शन को प्रोसेस करते टाइम। दूसरा ये लेज़ी इवोल्यूशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है और तीसरा स्ट्रीम एपीआईज़ के अंदर हमें पैरेलल प्रोसेसिंग देखने को मिलता है, जिससे ओवरऑल स्पीड काफ़ी बढ़ जाता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अब हम 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फ्लैट मैप इन स्ट्रीम्स? तो अभी जो हम स्ट्रीम एपीआईज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं या फिर एपीआईज़ होते हैं। एक है मैप और दूसरा है फ्लैट मैप। तो दोनों तो मैप जैसा लग रहा है, तो दोनों क्या एक ही सिमिलर टाइप का ऑपरेशन परफ़ॉर्म करता है और इनके बीच में डिफ़रेंस क्या है? तो वही हम देखते हैं इधर दिया हुआ है आंसर में कि मैप वर्सेस फ्लैट मैप इन स्ट्रीम्स। मैप बेसिकली ट्रांसफॉर्म्स ईच एलिमेंट इंटू अ न्यू वैल्यू। तो बोला जा रहा है कि दोनों देखने में तो साउंड करने में सेम जैसे लगते हैं, बट इनका जो काम है वो कंप्लीटली डिफरेंट है एक-दूसरे से। मैप बेसिकली क्या काम करता है कि जो हमारा कलेक्शन होता है, कलेक्शन मतलब जो एक अरे लिस्ट है किसी भी यूज़र का, तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास यूज़र्स हैं, तो वो जब भी हम मैप ऑपरेशन लगाते हैं, मान लो हमारा वो जो कलेक्शन है, उसका नाम है यूज़र लिस्ट। तो यूज़र लिस्ट डॉट अगर हम मैप करेंगे, तो हर यूज़र के अ, ये हर यूज़र को के डेटा को या फिर उसके ऑब्जेक्ट को हमें ट्रांसफ़ॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, जैसे हम हर यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। हो सकता है कुछ एक कॉमन टाइटल डाल दें सभी के अंदर वैसा। फ्लैट मैप ऑन द अदर हैंड हेल्प्स फ्लैटन द नेस्टेड स्ट्रक्चर फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो फ्लैट मैप ऐसे देखने से तो सेम जैसा लगता है, पर फ्लैट मैप का एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्पस है। फ्लैट मैप क्या काम करता है कि जो भी हमारे पास कलेक्शंस होते हैं जावा कलेक्शंस के अंदर, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कलेक्शन है जिसके अंदर एक अरे लिस्ट के अंदर एक और अरे लिस्ट है, तो यानी एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है। तो इस नेस्टेड स्ट्रक्चर को फ्लैट करने में बेसिकली हमें ये फ्लैट मैप हेल्प करता है। तो ये क्या है फ्लैट मैप का कॉन्सेप्ट, इसको भी हम एक अच्छे से एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें इन डिटेल समझ में आ जाएगा कि इसका ये है क्या और इसका ये दिखता कैसा है ओवरऑल। क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ़िल्टर, मैप एंड फॉर ईच इन स्ट्रीम? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा ये जो स्ट्रीम एपीआई है, इसके अंदर कुछ एपीआईज़ हमें मिलते हैं, जैसे कि फ़िल्टर हो गया, मैप हो गया और फॉर ईच हो गया। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक? तो वो हम देखते हैं। ये तीनों बेसिकली कंप्लीटली डिफरेंट है, इनका पर्पस एक-दूसरे से। सो द डिफरेंसेस आर फर्स्ट फ़िल्टर, फ़िल्टर इज़ यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग एलिमेंट्स। ओके, सो देखो फ़िल्टर को हम लोग बेसिकली जब भी यूज़ करते हैं स्ट्रीम एपीआई के स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लो होता है, तो उसमें हम जो भी हमारा कलेक्शन है और कलेक्शन के अंदर अगर हमारे पास 1000 डेटा है, तो उन डेटा को एक किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें फ़िल्टर आउट करना है, तो फिर उस केस में हम फ़िल्टर एपीआई को यूज़ करते हैं और इसके अंदर जो भी हमारा लॉजिक होता है कि हमें किस बेसिस पे
ऑब्जेक्ट्स को फ़िल्टर आउट करना है, तो वो हम इधर डिफ़ाइन करते हैं। दूसरा जो है वो है हमारा मैप। तो मैप के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मैप को जब भी हम स्ट्रीम एपीआई के फ्लो में यूज़ करते हैं, तो ये बेसिकली जो हमारा कलेक्शन के अंदर जो भी डेटा होता है, जो भी नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं, जो भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर ये कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऑपरेशन करता है और कुछ मॉडिफ़िकेशन उसके अंदर करता है। तीसरा है हमारा फॉर ईच। तो फॉर ईच हम जब भी अपने स्ट्रीम एपीआई के फ्लो में यूज़ करते हैं, तो हर एक एलिमेंट के अक्रॉस मतलब ये जो हमारा कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें कोई एक टास्क परफ़ॉर्म करना है, कोई एक्शन एक परफ़ॉर्म करना है, तो वो हम करते हैं फॉर ईच के हेल्प से। ओके, तो अब हम एक लास्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाउ कैन यू परफ़ॉर्म पैरेलल प्रोसेसिंग यूजिंग स्ट्रीम इन जावा 8? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जावा 8 के अंदर जो हमारा स्ट्रीम एपीआई है, इसके अंदर हम पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे करते हैं और मतलब इतना आसान कैसे है उसके अंदर? तो अगर हम लास्ट आंसर देखें इसका, तो दिया हुआ है कि पैरेलल प्रोसेसिंग यूजिंग स्ट्रीम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल पैरेलल स्ट्रीम एपीआई अलाउज़ मल्टी-थ्रेडेड प्रोसेसिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर ये दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि जो हमारा स्ट्रीम एपीआईज़ हैं, तो जब भी हमें किसी एक कलेक्शन के ऊपर काम करना है मल्टीपल थ्रेड्स को यूज़ करके, ठीक? जैसे मान लो एक हमारे पास लिस्ट है, जिसके अंदर हमारे पास हज़ारों एलिमेंट्स हैं, ठीक? तो हज़ारों एलिमेंट्स के ऊपर अगर हमें बहुत ही एक लेंदी ऑपरेशन करना है, ठीक? जिसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, अगर हम एक सिंगल थ्रेड को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम क्या काम करते हैं, वो जो लिस्ट है, ये बेसिकली मान लो हमारा कलेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, उसको ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है लिस्ट, ठीक? इसके ऊपर हम क्या बोल रहे हैं कि क्या काम करो कि यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स को लेते आओ, पैरेलल स्ट्रीम की हेल्प से और फिर उसके बाद हम क्या काम कर रहे हैं कि जो भी हमारा ऑपरेशन है, उसके लिए हम यहाँ पे फॉर ईच लगा रहे हैं कि ये जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं, इन सभी को बीच में जो भी मान लो अगर हमारे पास 10,000 एलिमेंट्स हैं हमारे लिस्ट के अंदर, तो और हमारे पास 10 थ्रेड्स हैं। तो ओवरऑल हम करेंगे क्या कि जो हमारा 10,000 एलिमेंट्स है उनको हम 10 पार्ट में बाँट देंगे कि हज़ार-हज़ार और सभी थ्रेड को एक-एक हज़ार ऑब्जेक्ट्स हम असाइन कर देंगे और हर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली अ, अपने बिहाफ़ में जो भी उसको हज़ार ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उसको प्रोसेस कर लेगा। इन केस अगर हम सिंगल थ्रेड को यूज़ करते तो हमें मान लो 10 मिनट लगता, पर वही है यही है कि अगर हम 10 थ्रेड्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा 10 मिनट घट के 1 मिनट पे आ जाएगा। तो यही था हमारा एक शॉर्ट रिवीजन जावा 8 के फीचर्स के ऊपर।